दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझेंगे, फिर इसमें देहली आवृत्ति को समझेंगे, देहली तरंगदैर्घ्य को समझेंगे और हम कार्यफलन के लिए समझेंगे और फिर उसके बाद आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो हम बिना देरी करते हुए अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या चीज है भाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव? प्रकाश वैद्युत प्रभाव इंग्लिश में से कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? समझो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। होता क्या है, जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, कोई धातु है और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी घटना का नाम क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मेरी बात समझना, मैं लिख देता हूं। जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का, ये नहीं है बैटरी से आपने प्रकाश डालने लगे हुए हैं, टॉर्च से डालने लगे प्रकाश और सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ऐसा नहीं होता। उच्च आवृत्ति का, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं या आपतित करते हैं, तो धातु की सतह से, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं बताओ? इस घटना को हम क्या कहते हैं भैया? इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बात समझ में आई? जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं, तो धातु की सतह से क्या होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना का नाम क्या होता है साहब? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो बात समझ में आ गई प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अब एक दूसरी हेडिंग आती है इसमें कि अभी मैंने एक बात बताई तुम्हें, उच्च आवृत्ति का प्रकाश, तो उसकी कोई लिमिट तो होगी साहब, इतनी आवृत्ति का प्रकाश डालें तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बात समझ में आई? तो वो जो लिमिट है उसी का नाम होता है देहली आवृत्ति। तो एक दूसरी टर्म आती है इसमें। अब बात करते हैं हम देहली आवृत्ति की। क्या होती है भाई देहली आवृत्ति? देहली आवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक धातु की एक लिमिट है कि यदि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश कराएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो वो जो कम से कम आवृत्ति, जो धातु की सतह से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, वो ही क्या कहलाती है? उस धातु की देहली आवृत्ति। ठीक है, तो हम परिभाषा लिखते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, उत्सर्जन करा दे,
उत्सर्जन मतलब निकाल दे, क्या कहलाता है बताओ? उस धातु की दहलीज आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कहलाती है? मतलब जो न्यूनतम आवृत्ति है किसी प्रकाश की, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, वो क्या कहलाती है? उस धातु की दहलीज। इसे न्यू नोड से प्रदर्शित करते हैं। और एक मान और एक लाइन और लिख देना भाई यहाँ पर, इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग। बात क्लियर हो गई? वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, उस धातु की दहलीज आवृत्ति कहलाती है। और इसे किससे करते हैं? न्यू नोड से। कभी कभी इसकी परिभाषा लिखने को आ जाती है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, अब एक दूसरी हेडिंग आती है साहब हमारे पास, क्या आती है दूसरी? दहलीज तरंग दैर्ध्य। ये मैं रब कर रहा हूं, दहलीज तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या कहते हैं भैया? वेवलेंथ। और दहलीज को थ्रेशोल्ड, ये वेवलेंथ। उसमें न्यूनतम की क्या जगह जगह क्या आ जाएगा? अधिकतम। क्योंकि आप जानते हैं आवृत्ति की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे? तरंग दैर्ध्य। आप सभी जने जानते हैं कि जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वहां पर आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य जस्ट एक दूसरे की क्या होती है? उल्टी होती हैं। वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे, उस धातु की, ठीक है, दहलीज तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं पता है? लैम्डा 0 से। और इसका मान भी अलग अलग धातुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? तो एक परिभाषा से हमने दो परिभाषा बना ली, और एक तीसरी और बनाने जा रहे हैं। तीसरी क्या होती है? कार्यफलन। कार्यफलन जिसे दहलीज ऊर्जा भी कहते हैं, कार्यफलन इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्क फंक्शन। ठीक है, और एक बात और बता दो, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, मैंने भी बताई थी, दहलीज ऊर्जा। इसे दहलीज ऊर्जा भी कहते हैं कुछ लोग, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, उसमें क्या करेंगे? उसमें ये लिख देंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति नहीं, सॉरी, क्या लिख देंगे इसमें? वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा दे, उस धातु की जगह का कर दो, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। उस धातु का क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। चाहो तो इसे दहलीज ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे W से या फाई से, कुछ लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, W से या फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। W या फाई, W या फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इसमें एक लाइन लिख देना, W बराबर H न्यू नॉट, ये इसमें रिलेशन। ठीक है, जहां H क्या चीज है, जहां करके लिख देना, जहां H क्या है बेटा? प्लांक नियतांक,
और न्यू नॉट आप जानते हैं पहले आ रही थी। तो हमने आज 3 परिभाषाएं हमने समझ ली, समझ में आई। अब इसके बात करते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। और ये तीनों परिभाषाएं आप लोग खुद एक लिखने के बाद तीनों अपने आप बना के देखना अपनी कॉपी पर, तीनों परिभाषाएं। और ये आती है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम डालते हैं हेडिंग आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। बहुत शॉर्ट में लिखवा दूंगा, बहुत कम उसमें। आइंस्टीन आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। समीकरण ठीक है। किसकी प्रकाश वैद्युत समीकरण भैया? आइंस्टीन की। तो हम बात कर रहे हैं आज आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण पर। की बिंदु लगा आइंस्टीन आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कभी विस्तार से पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे कि हम फोटो वर्ड क्यों बोल रहे हैं, हम प्रकाश के लिए लाइट क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है, बताएंगे। ये कोई धातु है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में फैक्टर के रूप में चलता है, तो इसमें फोटोन ही तो करेंगे। ये फोटोन कैसे, जैसे ये फोटोन करा, तो ये जो धातु है इसके अंदर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ऊर्जा दे देगा और खुद नष्ट हो जाएगा। ये कुछ है थोड़े, ये ऊर्जा का तो छोटा सा बंडल है, तो क्या हो जाएगा, खुद नष्ट हो जाएगा। और इसने किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी कक्षा छोड़कर भागेगा। तो ये क्या काम करेगा, ये निकलेगा, और निकलने के बाद यहाँ रखा थोड़ी रहेगा, ये फिर भाग जाएगा। तो कुछ भाई फोटोन की जो ऊर्जा थी एच न्यू, वो 2 भागों में बढ़ गई। कुछ तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से सतह तक लाने में खर्च हो गई, और बची कुछ ही उसके लिए गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो गई। जो अंदर से जो निकालने में खर्च हुई उसका नाम था W, और जो इसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हुई भाई वो के मैक्सिमम लिख रहे हैं हम दोनों। तो ये कहने मतलब एच न्यू 2 भागों में तो टूट गई। समझ में आई? मेरी बात समझने की कोशिश करें आप भाई। कि आपने क्या काम करा, आपने प्रकाश गिराया। प्रकाश किस रूप में करेगा, फोटोन के रूप में। जब ये फोटोन के रूप में कराया, तो फोटोन क्या चीज है, फोटोन कोई चीज थोड़ी है, सिर्फ ऊर्जा का एक छोटा बंडल ही तो है। वो ऊर्जा क्या हुई, किसी इलेक्ट्रॉन ने ले ली। जिस इलेक्ट्रॉन ने ले ली उसकी ऊर्जा बढ़ गई। जब उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, मतलब उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित होकर बाहर निकलेगा। तो कुछ तो उसे बाहर निकालने में खर्च हो गई, जो बाहर निकालने में खर्च हुई उसका नाम क्या था, उस ऊर्जा का नाम कार्यफलन हो गया। और बची कुछ ही उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो गई, तो 2 भागों में बढ़ गई। बस में आई? यही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण का मूल सार है। बस में हमारी बात कहने मतलब ये जो ऊर्जा है एच न्यू, ये नष्ट नहीं हुई बल्कि 2 भागों में बढ़ गई। कहने मतलब एच न्यू बराबर क्या हो गया, W प्लस के मैक्स। यही आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है। बस में आई? अब चूंकि हमें कुछ लिखना भी है, तो लिखना है तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। जब किसी धातु की सतह पर धातु की फोटोन आपतित होता है, फोटोन समझ गए, ऊर्जा का छोटा बंडल फोटोन। जब किसी धातु की सतह पर फोटोन आपतित होता है, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को धातु के अंदर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। दे देता
अरे भाई उसके बाद ऊर्जा थी वो भी उसने दे दी तो खुद तो नष्ट हो गया और स्वयं नष्ट हो जाता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। फोटोन नष्ट हुआ है ना कि ऊर्जा, ऊर्जा तो कभी नष्ट नहीं हो सकती ना क्रिएटेड हो सकती। ठीक है, इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालने में ठीक है तथा शेष भाग गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाता है। तथा शेष भाग गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाता है। में खर्च हो जाता है। बात समझ में आई बात? इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से चाहो तो इस चित्र को बना देना। चलो ये नोट कर लो आप, यहीं पर रख कर देता हूं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, नई लाइन से लिख दो, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होता है भाई? ऊर्जा संरक्षण के नियम, ये एच न्यू दो भागों में बट गया है। एक तो बाहर निकालने में और बाहर निकालने में जो कार्य करना पड़ा वो, और शेष उसे गतिज ऊर्जा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जो बाहर निकालने में जो कार्य करना पड़ता है उसका नाम क्या होता है? कार्यफलन होता है। तो नई लाइन से लिख दो, परंतु W बराबर क्या होता है? एच न्यू नॉट, क्योंकि ये किसी तरह काम करता है, कार्यफलन की तरह, वर्क फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगा दो W, एच न्यू बराबर W का वैल्यू लगा दो यहाँ पे, तो एच न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम, ये हो गया नहीं हो गया? या नई लाइन से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो भाई, ये चीज इधर घट जाएगी तो के मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा बताओ? एच न्यू माइनस एच न्यू। अच्छा एक बात समझो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन निकला है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम तथा जब अधिकतम वेग है तो अधिकतम, वो अधिकतम गति ऊर्जा है तो अधिकतम वेग होगा, तथा अधिकतम वेग बी मैक्सिमम हो, तो इसे समीकरण एक बना देना भाई। तो के मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताओ? 1/2 एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर। समीकरण एक से इसका के मैक्सिमम का मान लगा दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साहब 1/2 एम बी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच, या एच कॉमन कर दो तो न्यू माइनस न्यू, और ये क्या हो गया? 1/2 एम बी मैक्सिमम दे गई वेलोसिटी। ठीक है, ये जो समीकरण बन गई भैया, इसी को हम क्या कहते हैं? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या कहते हैं इसे? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है।